नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि डी ट्रिपल एस बी के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें जीके और जीके जीएस का जियोग्राफी का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जियोग्राफी के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों में वायुमंडल की कौन सी परत में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखो, ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये पार्ट जो है क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल कहलाता है। इसके ऊपर जो है समताप मंडल है। इसके ऊपर जो है मध्य मंडल है, और इसके ऊपर जो है आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल, इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद जो है बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल। ये मंडल होते हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, जो वायुमंडल संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल संबंधित घटनाएं इसी में होती है। क्षोभ मंडल में जो होता है, वायुमंडल से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होगी इसी में होगा। जैसे आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना, बारिश होना, यह सब इसी में होता है। समताप मंडल में यहां पे क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इस लेयर में जो पाई जाती है वो ओजोन परत पाई जाती है। इस लेयर में आपको ये वाली जो लेयर आपको दिखाई पड़ रही है, ये वाली लेयर में ओजोन परत पाई जाती है। ये लेयर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन जो परत होती है वो समताप मंडल के निचले भाग में और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में इसी पर लेयर पाई जाती है। ओजोन क्या करती है कि जो ओजोन का काम है, जो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो यहाँ पे जो सन की लाइट आती है, जो उसमें यूवी लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट होते हैं, उसमें स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसको प्रिवेंट करती है, रोक लेती है। तो ओजोन लेयर इसी समताप मंडल में पाया जाता है। देखो, यहाँ पे क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में बताइए, यहाँ समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। देखो, यहाँ थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर बहिर्मंडल और बाह्य मंडल, इसी का नाम है आयन मंडल। सॉरी, इसे मेसोस्फीयर को कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल यहाँ पे है। जो उल्का पिंड होते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे उल्का पिंड है, वो यहां पर आते आते यहां पर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड जो है मध्य मंडल में आते आते नष्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? देखो, उल्का पिंड इधर से गिरा और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, ये इधर की ओर लगेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो उसका घर्षण बल है, अपोजिट साइड में लगता है, तो ये इधर की ओर आ रहा है और घर्षण बल है, इसी कारण से यहां पे आने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आपसे यही पूछा है उल्का पिंड किसमें नष्ट हो जाता है, तो मेसोस्फीयर में आएगा, मध्य मंडल में आएगा। मेसोस्फीयर को मध्य मंडल कहते हैं। इसी मध्य मंडल में क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। आयन मंडल जो होता है, यहां से जो रेडियो तरंगे होती हैं, जो रेडियो तरंगे यहां से जाएंगी
और यहां से जाते 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 यहां से रिफ्लेक्ट होके फिर आती हैं। तो रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन जो है कहां से होता है? आयन मंडल से होता है या बाह्य मंडल से होता है। बहिर्मंडल में हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोजन। तो इस तरह से इससे आपको एक दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और पहला क्वेश्चन का जवाब होगा मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देशांतर या मूत्र। देशांतर को कहते हैं देशों का अंतर। देशांतर, देशों का अंतर। तो देशांतर और द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, देशांतर या मूत्र। देखिए पृथ्वी जो है इस तरह से भाग है और यहां से मिड लाइन से एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री, इसका नाम है, ठीक है, देशांतर। इसका नाम है देशांतर। और ये रेखा जो है आपको जो जाती है वो लंदन से होकर जाती है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन से होकर जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके DSSB में पूछा था, दिल्ली पुलिस में पूछा था। तो DSSB में पूछा था कि यह रेखा कहां से होकर जाती है, तो लंदन से होकर के जाती है। जो रेखा है ये इधर को कहते हैं, चूंकि ये लाइन है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, इसलिए इसका नाम है पूर्वी देशांतर। और इधर वेस्ट में है इसलिए इसका नाम है पश्चिमी देशांतर। ये लाइन अगर देखेंगे, इस लाइन का हाफ पार्ट इधर वेस्ट में है और इधर साउथ में है, इसलिए इसका नाम है पूर्वी देशांतर, इसका नाम है पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर इस तरह से कटे होते हैं, ऐसे इस तरह से पार्ट कटे होते हैं। और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। भारत की स्थिति जो है आपकी इधर आएगी। भारत जो आएगा ये यहां पे आएगा, यहां से 5.5 घंटा जो है आगे है। 5.5 घंटा जो है भारत की टाइम रेखा आगे है। हम टाइम हमेशा पूरे विश्व का टाइम यहीं से मेजर करते हैं। पूरे वर्ल्ड का जो टाइम, मतलब विश्व का समय टाइम जो है यहीं से मेजर करते हैं, यही 0 डिग्री से। तो इधर इंडिया पड़ेगा इधर, और इधर जो है 12 आवर होता है, 12 घंटे होते हैं, और इधर भी 12 घंटे होते हैं। और इधर जब दिन होगा तो इधर रात होगी, और इधर रात होगा तो उधर दिन होगी। इस तरह से स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पे दिखाया गया है। अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये बात करेक्ट है। जो ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जितना भी पार्ट होगा सबकी लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक इक्वल होती है। ये बात सही है। प्रमुख उत्तरमान 0 डिग्री देशांतर है, ये भी ठीक है। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर से होकर जाती है, गलत बात है। देखो पृथ्वी अगर ऐसा है तो इसका ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है, इसी का नाम है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहां से जाती है? 0 डिग्री से जाती है, और ये कह रहा है 60 डिग्री देशांतर से जा रहे, तो ये बात गलत है। केवल ए और बी सही है। ए और बी सही का मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन सही मिलेगा। ऑप्शन ए और बी सही है। अक्षांश और देशांतर के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इस तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? अगर हम देखा जाए तो पृथ्वी जो है ऐसे गोल है और यहां से एक रेखा खींची गई है, जीरो जीरो डिग्री कहते हैं। इधर का नाम है, चूंकि ये आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है, इसलिए इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह एक लाइन है, पृथ्वी है, और इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये 0 डिग्री पे जाती है। यहां से 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, यहां से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसी का नाम है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। अब इस समय सूरज की किरणें क्या होती हैं यहाँ पे जो सन होता है, यहाँ पे सन की जो रेज होती है वो एकदम सीधी पड़ती है। और जब सन की रेज सीधी पड़ती है इस पे, तो यहाँ पर क्या होगी, उस कटिबंधी वाले क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ेगी, यहाँ पे अधिक उष्मा होगी, सूर्य की किरणें होगी, गर्मी पड़ेगी, उष्मा अधिक होती है इस वाले। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दिन में एक बार सूरज जो है यहाँ पर सीधे पड़ता है। सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधे पड़ती हैं इस उष्णकटिबंधी वाले क्षेत्र में। जब उष्णकटिबंधी वाले क्षेत्र में किरणें सीधे पड़ेंगी तो वहां पर क्या होगा, आपको उष्मा ज्यादा मिलेगी। जैसे अगर आप देखते हैं कि सूरज सुबह से उग रहा है, लेकिन दोपहर के समय देखते हैं आपको धूप अच्छी लगती है, फिर दोपहर के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोपहर के समय जो धूप मिलती है वो सीधे सूरज की किरणें पड़ती हैं। यही कारण है कि सन की किरणें इसमें सीधे पड़ती हैं, इसी कारण से इसमें उष्मा ज्यादा मिलती है। और उष्मा ज्यादा मिलेगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर उष्मा ज्यादा मिली तो क्या क्या रीजन होगा, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगी। उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा सबसे ज्यादा होगा। उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में क्या होगा, जो वन पाए जाएंगे वो सदा बहार वन पाए जाते हैं। इसे अंधेरी वन भी कहते हैं, इसे अंधेरी वन भी कहते हैं। अंधेरी वन इसलिए होते हैं कि जो सूरज की प्रकाश के लिए सभी पेड़ पौधे ऊपर की ओर उठते हैं, नीचे अंधेरा छाया रहता है। तो अगर अंधेरा है तो अंधेरे में सभी अपना मौका तलाशेंगे, और ये भी मौका तलाशते हैं बड़े बड़े जीव जंतु। बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े जीव जंतु इसी बेल्ट में रहते हैं, अंधेरे में छुपे रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे कि बायोडायवर्सिटी कितना पाया जाएगा, इसी बेल्ट में पाया जाएगा। जो जैव विविधता है सबसे ज्यादा इसी बेल्ट में पाई जाती है। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। जैव विविधता कहां पाई जाएगी, सबसे बड़े जीव कहाँ है, और अंधेरी वन भी किसे कहते हैं, वर्षा कहां पर होती है। ऐसे खेती पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है धान की खेती होती है, यानी पानी वाली खेती होगी। और मानव को देखेंगे इसमें तो मानव कैसे होंगे, काले काले होंगे। मानव की जो स्किन होंगे ब्लैक होते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, सूरज की किरणें एब्जॉर्ब करने के कारण इनकी स्किन कैसी होती है, ब्लैक हो जाती है। तो ये इतना जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में है। अब सवाल देखते हैं, उष्मा क्यों प्राप्त करती हैं? क्योंकि सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं, सीधे पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें सीधे पड़ेगी तो क्या होगा, वहां पे प्रकाश होगा। पहला देखो, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें ठीक ऊपर होती हैं। सबसे सुटेबल यही वाक्य है, बाकी ये सारे गलत है। सबसे सुटेबल वाक्य आपको ए ऑप्शन मिलेगा।
कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग के द्वारा जुड़े? स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से जो है चारों महानगर जुड़े हुए हैं। जितने भी चारों महानगर है, चारों महानगर इसी पे जुड़े हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। भारत के 4 जो महानगर हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तीनों महानगर जो है इसको जोड़ते हैं। अगर ऐसे इंडिया का कुछ ऑप्शन देखा जाए तो दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई और मुंबई के बाद ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना यहाँ पे जोड़ रही है और जो चारों महानगरों को जोड़ती है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा आपको सी आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अभी बताए थे क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव, अभी बताए थे। ठीक जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो देखेंगे कि हमने कुछ इस तरह से बताया हुआ है। हमने वहां पे जब जाएंगे देखेंगे तो ओजोन लेयर हमने कहां बताया था? समताप मंडल में बताया था, और ये कहां दिया है? क्षोभ मंडल में दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। समताप मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड परत आने से जल जाती है, ये बात गलत है। समताप मंडल में नहीं जलती है बल्कि मीजोस्फीयर में जलती है, मध्य मंडल में जलती है, मध्य मंडल में जल जाती है। मध्य मंडल, इस परत के बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। वायुमंडल रेडियो तरंगे द्वारा पुनः परावर्तित कर दिया जाता है। थर्मोस्फीयर से क्या होता है? अभी बताए थे, आयन मंडल से जाती हैं और किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 4th ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सही, इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। एक क्वेश्चन यहां पे अच्छा सा है आतपन के बारे, आतपन होता क्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही। आतपन क्या कहते हैं? आतपन वो होता है कि सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी जितना रोक लेती है, पृथ्वी जितना रोक लेती है उसी को आतपन कहते हैं। सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, पृथ्वी जितना भाग एब्जॉर्ब कर लेती है उसी को हम क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। तो ये डीएसएसबी का सवाल अच्छा आपको मिला। तो आतपन समझ गए, अब यहां समझते हैं। देखिए ये है पृथ्वी और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री के बाद यहां पे अभी बताए थे इस भाग को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इस वाले भाग को कहते हैं ध्रुव, पोल। तो ध्रुवों पर जानते हैं यहां पर क्या होता है? ठंडी ज्यादा पड़ते हैं, ठंडा ज्यादा होता है, यहां पे ठंडी ज्यादा है। अच्छा, सूरज की किरणें क्या है? यहां पे है, यहां पे सन की किरणें है। तो सन की किरणें जो होती हैं वो यहां पे तो तिरछी पड़ती है, यहां पे सीधे पड़ती हैं। सन की किरणें यहां पे सीधे पड़ती हैं और जो यहां पे होती हैं यहां पे ऐसे तिरछे पड़ती हैं। यहां पे सूरज की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं, और यहां पर कैसी होती है? सीधी होती है।
सूरज की किरणें जब यहां पे सीधे पड़ रही हैं तो यहां पर अभी बताए थे क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगा और यहां पे ठंडी ज्यादा है। तो ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सूर्य की किरणें हैं तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी और कम सूरज की किरणें हैं तो कम एब्जॉर्ब करेगी। तो इसलिए इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आतपन का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और ध्रुवों पर आतपन का मान कम होता है। आतपन का मान कम होता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा है, इस पे क्या होता है, आतपन ज्यादा होता है। क्यों ऐसा ज्यादा होता है कि सूरज की किरणें इस पे क्या होती है, सीधी पड़ती हैं और सीधे पड़ने से क्या होता है, जब जितना लाइट अधिक है तो एब्जॉर्बेशन भी पृथ्वी का ज्यादा करेगा। और यहां पे क्या होती है, ये किरणें एकदम तिरछी ऐसे पड़ती हैं, इसलिए यहां पे ठंडा रहता है, इसलिए यहां पर पृथ्वी जो है लाइट का एब्जॉर्बेशन कम करता है। इसलिए अगर हम उष्णकटिबंधीय ध्रुवों से इधर की ओर जाते हैं तो आतपन का मान क्या होता है, आतपन का मान कम हो जाता है। लेकिन जब यहां ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो आतपन का मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। आतपन का मान बढ़ता जाता है। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो आतपन का मान बढ़ेगा और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो आतपन का मान कम होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सूरज की किरणें यहां पे सीधे पड़ रही हैं, तो सीधे पड़ रही हैं तो ज्यादा लाइट है, ज्यादा एब्जॉर्बेशन होगा, यहां पे कम लाइट है, कम एब्जॉर्बेशन होगा। तो हम लोग ये बात समझ गए कि आतपन पहले कहते किसे हैं। तो आतपन के बारे में अब जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आतपन के बारे में क्वेश्चन क्या है, सूर्य से आने वाली यह उष्मा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहते हैं। ये सही है, ये डिफिनीशन ही है। आतपन की मात्रा प्रबलता दिनों में ऋतुओं और साल भर बदलती रहती है, सही है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर यह बढ़ती है, यह गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है, बल्कि क्या होती है, कम होती है। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन गलत है, ए और बी सही है। ए और बी सही होने का मतलब है केवल ऑप्शन ए सही है, ए और बी सही। इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो ज्योग्राफी के आपके जीके में 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो आपके कंसेप्ट जो है इसी से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे देखिए, एशिया का भारत के किस यातायात के साधन में सबसे बड़ा जाल है, जानते रहिए। सब जो है परिवहन के क्षेत्र हैं, यातायात के क्षेत्र हैं। यातायात के क्षेत्र में है आपके सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन, वायु मार्ग। ठीक है ना, एक है वायु मार्ग। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो सबसे सस्ता जो हमारा यह आयात और निर्यात होता है जल मार्ग से होता है। लेकिन अगर एशिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत में रेलवे का जाल बिछा हुआ है। एशिया में, भारत में एशिया का पहला रेलवे जाल है, रेलवे जाल बिछा है। रेलवे जाल सबसे ज्यादा इसी में बिछा है, भारत में। एशिया में अगर सबसे ज्यादा है कहीं तो भारत में रेलवे मार्ग है। मानव एक विशेष संसाधन है। देखो संसाधन क्या होता है, संसाधन वो चीजें होती हैं कि जिसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिसका हमें भविष्य में उपयोग होगा, वो संसाधन कहते हैं। यानी कच्ची चीजों को उपयोगी योग्य बनाना, ऐसे कह लेंगे अपनी भाषा में। कच्ची चीजों को उपयोगी योग्य बनाना, उपयोगी
योग्य बनाना संसाधन कहलाता है। कच्ची चीजों में क्या है? मानव। मानव भी एक क्या है? संसाधन है। क्यों संसाधन है? कि मानव के जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ये भविष्य में मां और बाप को संसाधन के रूप में काम करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के लिए क्या होते हैं? संसाधन के रूप में होते हैं, भविष्य में उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए मानव जो है एक संसाधन के रूप में है। लेकिन यह मानव संसाधन के रूप में तभी होगा, यह संसाधन के रूप में तभी होगा जब इसमें से उसके कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जाए। जब मानव के संसाधन के रूप में होगा तभी होगा जब उसके कौशल को बढ़ाया जाए और ज्ञान को बढ़ाया जाए। अगर कौशल और ज्ञान को बढ़ाएंगे तो मानव क्या होगा? एक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। तो यहां पर केवल दो सही होगा, प्रौद्योगिकी से उससे कोई मतलब नहीं है। कौशल होगा तो प्रौद्योगिकी आ जाएगा। ए और बी सही होगा। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ओनली वन ए और बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला फिर देखते हैं हम लोग। वृक्षों के उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपर्दन बचाने? देखते हैं ऐसे वृक्ष लगे होते हैं, यह अर्थ है, पृथ्वी है, यहां पे वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष क्या करते हैं? इधर से आने वाली जो एयर है उसको रोक लेती है, इधर से आने वाली एयर को क्या करती है? रोक लेती है। तो इस वृक्ष को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट, आश्रय पट्टी। ऐसे वृक्ष लगे होते हैं और जब कतार में लगे होते हैं, जब हवाएं आती हैं तो उसे क्या करती है? रोकते हैं। इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट। खत्म हो गए हम लोगों के क्वेश्चन। इस तरह से हम लोगों ने कुछ जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आपके जीके में आएंगे, DSSB में आएंगे, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।